First of all, welcome in third year or BA final English literature class. इस सेशन की ये अपनी फर्स्ट क्लास है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेकेंड ईयर के आप लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिए हैं. यू हैव बीन प्रमोटेड परहैप्स. Let's talk about the further studies. No problem at all. This year in BA final we will study Victorian age poets and modern age poets. As you can see in your poetry book, the first poetry is Last Duchess by Robert Browning. It is necessary first we should have knowledge about Victorian age. What Victorian age is. As I always teach you the ages of English literature and the qualities of literature of these ages. Victorian age covers the period from 1837 to 1901. 1837 से 1901 तक का जो समय है वो विक्टोरियन एज के नाम से जाना जाता है. Most of the literature of this period deals with the current social, economic, industrial and intellectual problems, including the conflict between science and religion. During this age, there was conflict between science and religion. There arises a serious conflict between science and religion. धर्म और विज्ञान में बहुत जबरदस्त द्वंद्व चल रहा था विक्टोरियन एज में. ड्यूलॉजी एंड न्यू डिस्कवरीज, धर्मशास्त्र और जो नई खोज हो रही थी इन डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइंस, विज्ञान के नए क्षेत्रों में, इनमें काफ़ी कन्फ्लिक्ट चल रहा था, द्वंद्व चल रहा था. एंड कॉन्सिक्वेंटली, और परिणाम इसका निकल के आया, बिटवीन फेथ एंड स्पेक्टिज्म इन द 19th century. द अनचैलेंज्ड अथॉरिटी ऑफ रिलीजन. अब तक धर्म की जो अधिकार चला आ रहा था, धर्म का जो आधिपत्य चला आ रहा था, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता था. बट नाउ इट वॉज चैलेंज्ड बाय द साइंटिस्ट्स. वैज्ञानिकों ने इसको चुनौती दी, धर्मशास्त्र के अधिकार को, आधिपत्य को, इसकी धर्म की मोनोपोली को. रिलीजन हैड कंट्रोल्ड एंड गाइडेड ह्यूमन सोसाइटी. अब तक विक्टोरियन एज से पहले हमने देखा था कि धर्म जो है वो संचालित किया करता था मानवीय समाज को और वो नियंत्रित भी करता था. और ये काम मानवीय सभ्यता की शुरुआत से ही चली आ रही थी. रिलीजियस बिलीफ एंड इंस्टीट्यूशंस, अभी जो धार्मिक धारणाएं थी और धार्मिक जो संस्थाएं थी, इवन इट्स डॉगमास एंड सुपरस्टिशन, इसके सिद्धांत और इसकी जो अंधविश्वास थे, वर एक्सेप्टेड, जिनको कि हम स्वीकार कर लिया करते थे, बट विद आ एंड वेनरेशन अंटिल द 18th century. 18वीं शताब्दी तक सब कुछ हम वैसे ही जैसा चल रहा था उसको एक्सेप्ट करते चले आ रहे हैं. द मिडिल एज हैड सीन द universe solely as the creation of the free will of God. The universe was believed to have been created at the command of God. जैसा हम जानते हैं कि इस ब्रह्मांड की रचना ईश्वर के आदेश पर हुई.
हमने सेकेंड ईयर में स्टडी की थी ब्रह्मा विष्णु महेश, all trinity created this universe according to Hindu mythology. The human race and all other living species were also believed to have been created at the command of God. सभी ये प्रकृति संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड की रचना ईश्वर के द्वारा मानी गई थी, ऐसा लोग विश्वास करते थे, ऐसी मानवता विश्वास करती थी. Now all these religious beliefs and God's authority came to be challenged by the scientists. The scientists challenged the concept of God's will. उन्होंने ईश्वर की इच्छा के सिद्धांत को चुनौती दे डाली एंड बिब्लिकल अथॉरिटी, और जो बिब्लिकल थी, बाइबल थी, उसका जो अधिकार था उसको भी उन्होंने चुनौती दे डाली. बाय देयर फैक्चुअल साइंटिफिक डिस्कवरीज, अपनी यथार्थ वैज्ञानिक खोजों के द्वारा, लॉजिक तर्क के द्वारा, एंड आर्ग्यूमेंट्स और तर्क दे करके. सुपरस्टिशियस बिलीफ्स वर एक्सप्लोडेड बाय लॉजिक एंड रीजनिंग. द डॉगमास ऑफ क्रिश्चियनिटी कोलैप्स्ड. अब जितने भी ईसाईवाद के जितने भी सिद्धांत थे, धार्मिक सिद्धांत थे, वो सब ढेर हो गए, उथल पुथल हो गए. एंड वन आफ्टर द अनदर, और एक के बाद एक, बिफोर द रेथलेस लॉजिक एंड प्रिंसिपल ऑफ साइंस, किनके सामने? वैज्ञानिकों के सामने, वैज्ञानिक खोजों के सामने. नाउ लेलेज प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी. लेले ने जो पुस्तक लिखी प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी 1830 में, एंड हिज एंटिक्विटी ऑफ मैन, और दूसरी लिखी उसने एंटिक्विटी ऑफ मैन 1863 में. एड्यूस्ड एविडेंस, उसने हमारे सामने बिल्कुल प्रमाण दिए, टू शो दैट, ये प्रदर्शित करने के, दैट द ह्यूमन रेस केम इनटू एग्जिस्टेंसेस एजेस बिफोर द रिकॉर्ड्स ऑफ स्क्रिप्चर्स. हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनसे पहले मानव जाति का स्थापित या मानव जाति का प्रादुर्भाव बताया गया है, उनका अस्तित्व उससे भी पहले बताया गया है, धार्मिक ग्रंथों से पहले. नाउ वी हैव एग्जाम्पल ऑफ डार्विन्स थ्योरी, डार्विन्स ओरिजिन ऑफ स्पाइसेस एंड हिज डिसेंट ऑफ मैन, और आदमी के, इंसान के वंशज की, जो कि उसने लिखी थी डिसेंट ऑफ मैन 1871 में, गेव ए डैशिंग ब्लो टू द ऑथोरिटी ऑफ द बाइबल. उसने भी बाइबल के अधिकार को एक बहुत बड़ा आघात पहुंचा दिया. Then came in the same stream रॉबर्ट चैम्बर्स. इसी श्रृंखला में एक और रॉबर्ट चैम्बर की पुस्तक आई, द वेस्टीज ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ क्रिएशन. द टेस्टिमोनी ऑफ द रॉक्स मेंटेन्ड द सेम थीसिस. ये हिज टेस्ट उसी ने लिखी, क्या नाम से, वेस्टीज ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ क्रिएशन, चैम्बर्स की थी, उसी ने टेस्टिमोनी ऑफ द रॉक्स वो भी लिखी. उसमें भी मेंटेन द सेम थीसिस, उसमें भी उसने इन्हीं सिद्धांतों का वर्णन किया है और उन्हीं सिद्धांतों को माना है. ऑल द क्रिश्चियंस डॉक्ट्रिन्स ऑफ द इनकारनेशन, रचना के जितने भी ईसाईवाद के सिद्धांत थे, वर्जिन कंसेप्शंस, रिडेम्पशन, हेल, हेवन एंड द डिवाइन विल वर एक्सप्लोडेड, सब ढेर हो गई. द फिलोसॉफिकल राइटिंग ऑफ J.S. मिल, अब दार्शनिक रचनाएं हमारे सामने आने लगी जो J.S. मिल ने लिखी, हक्सले ने लिखी, स्पेंसर, स्ट्रूअस, लेसे, स्टीफन एंड सच अदर यूटिलिटेरियन फिलोसफर्स फर्दर एडेड आइडियोलॉजिकल स्ट्रेंथ टू द डिस्कवरीज ऑफ द साइंटिस्ट. सभी ने इन मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक जो खोज हुई वैज्ञानिक, उनका वर्णन किया है अपनी रचनाओं में. द रिजल्ट वाज दैट, अब इसका परिणाम क्या आने लगा कि द पीपुल एट लार्ज, अधिकतर लोग, बड़ी संख्या में लोग, फेल्ट द रॉक ऑफ रिलीजियस शेल्टर, उन्होंने देखा धर्म जो है वो काफ़ी मात्रा में, बहुत हद की मात्रा में
समाप्त होता जा रहा है, स्लिपिंग फ्रॉम अंडर आवर फीट, हमारे पैरों के नीचे से धार्मिक चीज़ें सरकती चली जा रही हैं, हम उनको लॉस करते चले जा रहे हैं। दे फेल्ट लाइक रडरलेस मैरिनर। द पॉइंट टू बी नोटेड, rudderless mariners wandering in the uncharted seas. They felt being tossed. वो अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उनको लहरों में उछाला जा रहा है। Between two worlds, दो संसार में, one dead and other powerless to be born. एक मृत संसार है और दूसरा जो है शक्तिहीन है कि वो जन्म ले सके। ऐसे संसार के बीच में विक्टोरियन एज में जो थे लोग झूलने लगे। हम अब इस साल विक्टोरियन एज पढ़ेंगे और विक्टोरियन एज का जो लिटरेचर पोएट्स है आउटकम बहुत कम था। मेजर पोएट्स जो थे इसके रॉबर्ट ब्राउनिंग, एल्फ्रेड टेनिसन मेजर पोएट्स थे और ये समकालीन भी रहे। This year we will study both the poets Alfred Tennyson's Ulysses and Robert Browning's Last Duchess. Robert Browning's Last Duchess जो poem है, it is a kind of dramatic monologue. Now a question arises, what is dramatic and what is monologue? Now I will explain you. A dramatic monologue is a miniature drama. A dramatic monologue is a miniature drama that can be presented on the stage. Literally, it means a dialogue with the self. Literally, it means a dialogue with the self. There is only the character. इसमें सिर्फ हमारे पास एक पात्र होता है, who stands on the stage. रंगमंच पे आके वो खड़ा होता है, all alone. बिल्कुल अकेला, एंड डिलीवर्स ए लॉन्ग सोलिलोक्वाई, और एक लंबा एकालाप, एक भाषण देता रहता है, अकेला बोलता रहता है। नो वन इज अलाउड टू स्पीक और टू इंटरप्ट हिम, एक्सप्रेसिंग हिज डीप फीलिंग्स, एक्सप्रेसिंग हिज डीप फीलिंग इन ए सर्टेन सिचुएशन दैट एजिटेट्स हिज माइंड एंड हार्ट। Now I will explain you. ड्रामेटिक मोनोलॉग एक प्रकार का एक ड्रामा है जिसमें सिर्फ इकलौता व्यक्ति होता है जो स्टेज पर खड़ा रहता है और एक ऐसी परिस्थिति जो उसके आंतरिक हृदय में चल रही है उसके वो स्टेज पर एक्सप्लेन करता रहता है, लेकिन जो ऑडियंस है, whoever the person is not allowed to speak or to interrupt him. It is a kind of emotional safety valve. Just we can say it safety valve that relieves his agitation. उससे उसके एजिटेटेड हार्ट, उससे उसके अंदर जो उद्वेलित उसका हृदय चल रहा है उससे उसको सांत्वना मिलती है। सो it is just like called safety valve, and it also brings emotional tranquility to the speaker. वक्ता के लिए ये एक बहुत ही भावात्मक शांति प्रदान करने वाला होता है। A dramatic monologue differs, अंतर होता है from an ordinary soliloquy at least in two respect. कम से कम दो क्षेत्र में देखें हम तो। फर्स्ट, ड्रामेटिक मोनोलॉग इज जनरली मेंट टू बी हर्ड। सिर्फ इसका अर्थ होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग को तो हमें सिर्फ सुनना ही सुनना है, हमें बोलना नहीं है। वाइल ए सोलिलोक्वाई कैन ओनली बी ओवरहर्ड। इन ए जेन्युइन ड्रामेटिक मोनोलॉग, एक सच्चे ड्रामेटिक मोनोलॉग में द प्रेजेंस ऑफ लिसनर्स, उपस्थिति जो है दर्शकों की, श्रोताओं की, कनेक्टेड विद द स्पीकर, वो सीधी स्पीकर से जुड़ जाती है और इज नेसेसरीली, जरूरी है जुड़ना, बिकॉज क्योंकि इट इज काइंड ऑफ कन्फेशन और जस्टिफिकेशन टू एंटायर ह्यूमन रेस।
because it expresses the speaker's philosophy of life. अब हमें ड्रामेटिक मोनोलॉग में जो वक्ता है वो जिन विचारों को प्रकट कर रहा है उससे हमें उसका पूरा फिलॉसफी पता पड़ जाती है, उसका माइंड हमें पता पड़ जाता है, उसकी साइकोलॉजी पता पड़ जाती है। व्हाट डज ही वांट टू से, वो क्या कहना चाह रहा है ये हमें पता चलता है। और जब इस प्रकार की रचना होती है तो उसमें संपूर्ण मानव जाति जो है वो इंटरेस्ट ले सकती है। ये एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड भी है। इसमें हम मानवीय मस्तिष्क में मनोवैज्ञानिक तरीके से मानवीय मस्तिष्क का अध्ययन कर सकते हैं। 10 Now at last, the dramatic monologue is not the essentially the expression of the inner feeling of the poet himself, but of the character created by him. However, a dramatic monologue like Prospice is the expression of the inner feeling of the poet himself. देखिए, एक तरफ तो हम कह रहे हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है कवि स्वयं की आंतरिक भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं है, लेकिन हमारे पास एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है प्रोस्पाइस, उसके अंदर कवि स्वयं ने अपनी आंतरिक भावनाओं को व्यक्त किया है। हम ब्राउनिंग के मोनोलॉग की बात कर रहे हैं तो ब्राउनिंग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ब्राउनिंग ने अपने मोनोलॉग के माध्यम से साइकोलॉजिकल स्टडी की है मानवीय मस्तिष्क की, ह्यूमन माइंड की। इन दिस ड्रामेटिक मोनोलॉग लास्ट डचेस, the speaker is Duke of Ferrara in Italy, and he is expressing his views about his last duchess dead wife. Last duchess means dead wife, जो मृत हो चुकी है, उसके बारे में वो अपने विचार व्यक्त कर रहा है। इस ड्रामेटिक मोनोलॉग के माध्यम से नाउ आई नॉट ओनली होप बट कॉन्फिडेंस दैट ऑल ऑफ यू हैव क्लियर आइडिया अबाउट विक्टोरियन एज। वंस अगेन आई रिमाइंड यू दैट इट इज एन एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट between religion and science, and this can be noticed in the literature of this time. Thank you. धन्यवाद।